Hello everyone. Let's start with a topic which is called basically the backbone of physics, that is kinematics. Before starting the topic kinematics, let us imagine that whenever जब इस धरती के ऊपर पहली बार ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया होगा तो उसको सबसे पहली चीज़ अर्थ के ऊपर क्या दिखी होंगी. फर्स्ट थिंग दैट वाज ऑब्जर्वेबल टू दैट ह्यूमन सिविलाइजेशन वाज नथिंग बट बेसिकली नेचर एंड नेचुरल phenomena. So they decided to study about nature and natural phenomena, and they decided to study these topics under a subject that was termed as physics. Now सबसे पहली चीज़ उन्होंने देखा कि अर्थ में मैं अर्थ के ऊपर जिस भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ दैट इज़ आइदर नेचर और नेचुरल फिनोमिना. फॉर एग्जांपल नदियाँ पहाड़ ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी नेचर. हवाएं चल रही है, सूरज निकल रहा है, ये सब सारी चीज़ें हो जाएंगी नेचुरल फिनोमिना. जैसे ही उन्होंने इसको स्टडी करना शुरू करा तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने देखा ये कि जो भी चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस अर्थ के ऊपर दैट इज़ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना के अंदर वो आइदर एट रेस्ट पर है या फिर मोशन में. सो उन्होंने डिसाइड करा कि चलो इस रेस्ट एंड मोशन को स्टडी किया जाए और उन्होंने सबसे पहला टॉपिक यहाँ से निकाला दैट इज़ मैकेनिक्स. और उन्होंने बोला कि जिस भी सब्जेक्ट के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में स्टडी करेंगे रेस्ट एंड मोशन, उसको नाम देंगे मैकेनिक्स. अब प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे ही उन्होंने रेस्ट एंड मोशन स्टडी करने का सोचा तो एक बंदा आया और उसके पास बोला कि इस रेस्ट एंड मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या चीज़ होती है, पहले आपको ये जान लेना चाहिए. तो मैंने पूछा कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट एंड मोशन. तब पता चला दैट फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट एंड मोशन. तो क्या मैं इस फोर्स को कॉज बुला सकता हूँ एंड इस रेस्ट एंड मोशन को मैं इफेक्ट बुला सकता हूँ. अब मेरे पास स्टडी करने के लिए दो चीज़ें हैं, फर्स्ट इज़ कॉज एंड सेकेंड वन इज़ इफेक्ट. तो अगर मैं दोनों चीज़ को एक साथ स्टडी करना चाहूँ तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीज़ें. इसीलिए मैंने मैकेनिक्स के दो ब्रांचेस यहाँ से मैंने तोड़े. फर्स्ट वन वाज काइनेमेटिक्स जिसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट के बारे में स्टडी करूँगा, और उसके बाद फिर आएगा डायनामिक्स जिसके अंदर मैं कॉज प्लस इफेक्ट दोनों को साइमल्टेनियसली स्टडी करूँगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस बिगिन विद द टॉपिक दैट इज काइनेमेटिक्स. और काइनेमेटिक्स के अंदर भी सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या पढ़ेंगे उसको भी फर्दर देखते हैं. काइनेमेटिक्स के बारे में सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है दैट इट इज़ नथिंग बट इट इज़ स्टडी अबाउट रेस्ट एंड मोशन. मेरे को रेस्ट एंड मोशन स्टडी करनी है, दो चीज़ें रेस्ट एंड मोशन. तो सबसे पहली चीज़ मेरे को ये जानने की ज़रूरत है कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है. तो इसके बारे में सबसे बढ़िया लाइन आप ये याद कर सकते हो कि क्या ही होता है रेस्ट, क्या ही होता है मोशन. किसी के लिए रेस्ट होता है तो किसी के लिए मोशन होता है. आओ इसको समझे, इसका मतलब क्या हुआ. फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज दैट हमारे पास एक मूविंग ट्रेन है जो कि आगे की तरफ मूव कर रही है. अगर मैं आपको इसी मूविंग ट्रेन के अंदर बैठा दूं और आप किसी दूसरे को पैसेंजर को ऑब्जर्व करोगे तो दिस पैसेंजर विच इज सिटिंग एडजेसेंट टू यू विल बी एट रेस्ट फॉर यू. बट इमेजिन फॉर अ पैसेंजर दैट इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म. अब यही बंदा अगर इस दूसरे बंदे को देखेगा तो वो क्या बुलाएगा, मोशन. इस बंदे ने इसको बोला यू आर एट रेस्ट, इस बंदे ने इसको बोला यू आर इन मोशन. तब ये बंदा किस में पड़ गया, कंफ्यूजन में कि भाई मैं रेस्ट पर हूं या मोशन में, मेरे को क्लियर बताओ. तब मेरे को एक बात मालूम ये चली कि अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पर होगा, हो सकता है किसी और के लिए वो मोशन में हो जाए. तो यहां से मैं एक कंक्लूजन ये निकाल सकता हूं दैट इज नोट देयर इज नथिंग कॉल्ड such as absolute rest और absolute motion. इसका मतलब रेस्ट एंड मोशन को आप एब्सोल्युटली डिफाइन नहीं कर सकते हो. यू कैन डिफाइन रेस्ट एंड मोशन बाय डिफाइनिंग वेल डिफाइंड ऑब्जर्वर.
अगर ऑब्जर्वर डिफाइंड नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं बोल सकते हो कि दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और दैट बॉडी इज इन मोशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इफ द स्टूडेंट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी and if that student looks to me and his or she will say that sir you are at rest. But for example, if a man is going outside the classroom, then he will call me in motion. अब एक बंदे के लिए रेस्ट में है और किसी और के लिए मोशन में है. इसका मतलब रेस्ट एंड मोशन डिपेंड किस पर करता है? सबसे पहली बात ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है. ये बात क्लियर हो गई मेरे को. अब मैं यहां से अगर मैं रेस्ट की डेफिनेशन लिखने के लिए जाऊं तो क्या मैं बुला सकता हूं? इफ एन ऑब्जेक्ट does not change its position with passage of time for a particular observer, then it will be said to be at rest for that observer only. It may or may not be at rest for any other observer. इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर के लिए अपनी पोजीशन टाइम के साथ नहीं बदलती है तो वो ऑब्जेक्ट सिर्फ उस ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पर कहलाएगी. हो सकता है कि किसी और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो मोशन में चली जाए. इन द सेम वे अगर मैं मोशन को डिफाइन करना चाहूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ? इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ पैसेज ऑफ टाइम फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वर, देन इट विल बी सेड टू बी इन मोशन फॉर दैट ऑब्जर्वर ओनली. इट मे और मे नॉट बी इन मोशन फॉर दैट ऑब्जर्वर. अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर के लिए अपनी पोजीशन टाइम के साथ बदल लेता है तो उस ऑब्जर्वर के लिए वो ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाएगा. अब ये ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वही ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है कि किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो रेस्ट पर चला जाए. पहली चीज़ मेरे को ये बात क्लियर हो गई. अब बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि सबसे पहली चीज़ मैंने देखा कि रेस्ट एंड मोशन का ऑब्जर्वर के बिना कोई वजूद नहीं होता है. इट कैन बी डिफाइंड ओनली इफ वी हैव वेल डिफाइंड ऑब्जर्वर. सेकेंड थिंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जर्वर के लिए मोशन में है तो हो सकता है किसी और के लिए रेस्ट में हो एंड वाइस वर्सा. अब मैंने देखा कि रेस्ट एंड मोशन क्या चीज़ होती है, मेरे को ये बात मालूम चल गई है. तो भैया चलो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें अपने को स्टडी करनी है वो स्टडी किया जाए. तो रेस्ट एंड मोशन में जो भी चीज़ें स्टडी करी जाती है दैट आर बेसिकली कॉल्ड एज पैरामीटर्स ऑफ मोशन. अपने को बेसिकली 5 पैरामीटर स्टडी करनी है. दैट इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डिस्टेंस. अगर बेटा सपोज दैट कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है तो वो इनिशियल किसी पोजीशन पर होगी बी, और अगर उसने मोशन किया है मतलब उसकी पोजीशन में चेंज आया होगा और फाइनल पोजीशन उसकी हो गई होगी बी. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इफ द ऑब्जेक्ट हैज डन मोशन फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब ए से बी जाने के बहुत इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं. लेकिन अगर उसने एक्चुअल में मोशन करा है तो हो सकता है आउट ऑफ न्यूमरस पाथ उसने ये वाला पाथ चुना है. तो ये जो एक्चुअल वाला पाथ जो कि मोशन के दौरान कवर हुआ है, इसी एक्चुअल पाथ के लेंथ को बुलाया जाता है डिस्टेंस. एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी whose SI unit is basically meter. Now second one is displacement. Again suppose that if a body has undergone motion from point A to B, इसका मतलब उसकी पोजीशन A से B चेंज हुई है. अब A से B सपोज दैट वो एक्चुअल में इसने ये वाला पाथ लिया था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को इस बात से मतलब नहीं होता है कि आपने एक्चुअल में कौन सा पाथ लिया है. उसको मतलब होता है सिर्फ 2 पोजीशंस ऑफ द मोशन, दैट इज इनिशियल एंड फाइनल. इनिशियल पोजीशन को उठाओ, फाइनल पोजीशन से मिला दो थ्रू अ स्ट्रेट लाइन, एंड दिस स्ट्रेट लाइन लेंथ will give you displacement. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सपोज दैट यू आर हैविंग 2 पॉइंट्स और 2 पॉइंट के बीच अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए तो वो कौन सा, क्या स्ट्रेट वाला ही होगा. अब अगर सपोज दैट मैं एक्चुअल में भी यही वाला पाथ ले लेता तो क्या मेरी डिस्टेंस भी यही हो जाती और डिस्प्लेसमेंट भी यही हो जाती. क्या मैं इससे छोटा कोई पाथ ले सकता हूं? नहीं ले सकता हूं. आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल पाथ द शॉर्टेस्ट वन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. इसका मतलब मैं कंक्लूजन ये निकाल सकता हूं दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी आइदर लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस. Now third one is it is a vector quantity and SI unit of displacement is also
meter. Now moving on to third, that is basically speed. Speed is nothing but it is distance upon time. Distance upon time, and since distance is a scalar, time is also a scalar, it will be also a scalar quantity, and SI unit will be meter per second. And now moving on, speed may be of two types. First one is average speed, and second one will be instantaneous speed. What is the difference between this? Suppose that आप एक ट्रेन में बैठे हो, आपकी ट्रेन चल रही है, तो अगर ट्रेन चलती है तो क्या एक कांस्टेंट स्पीड से चलती है या उसकी स्पीड चेंज होती रहती है? बेसिकली इफ इट इज़ आइदर एक्सेलरेटिंग और इट इज़ आइदर डिसेलरेटिंग. अगर आप ट्रेन के अंदर जा रहे हो और आपकी ट्रेन की स्पीड चेंज हो रही है, तो अगर सपोज दैट आपके किसी फ्रेंड का फ़ोन आया आपके पास कि भाई बता तेरी स्पीड अभी कितनी है, तो आपने सुना, स्पीड देखा और उसको बताया, क्या इस दौरान टाइम गैप थोड़ा बहुत हुआ है? इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि दैट स्पीड कैन बी इंस्टेंटेनियस. स्पीड की अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे नॉर्मली अगर मैं स्पीड की बात करूँ एवरेज की, और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताने में जो आपकी टाइम इंटरवल गई है दैट इज नेग्लिजिबल. आपने सुना, देखा और बताया. जब तक आप ये जो टाइम गैप हुआ है सुनने और बताने के बीच, इस दौरान आप बहुत छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, और क्या मैं उस छोटे से डिस्टेंस को ds बुला सकता हूं, और जो छोटा सा टाइम लगा दैट विल बी कॉल्ड dt. इंस्टेंटेनियस स्पीड इज बेसिकली ds अपॉन dt. अब अगर मैं एवरेज की बात करूं कि सपोज दैट आप पॉइंट ए स्टेशन से बी स्टेशन पहुंचे. अब जैसे ही आप बी पर पहुंचे, आपका एक फ्रेंड आपको रिसीव करने आया, और अगर आप ट्रेन से गए हो और आपके जो फ्रेंड आपको रिसीव करने आया इसने अगर आपसे स्पीड पूछ दी, तो आपकी स्पीड थ्रू आउट द मोशन, अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम स्पीड ट्रेन की 160 थी, तो 0 से 160 के बीच में हर एक वाली स्पीड पर कभी ना कभी किसी इंस्टेंट पर तो आप थे ही. तो आप कौन सी स्पीड इसको बताओगे? तो आप कोई सी भी स्पीड बताने की कंडीशन में नहीं होते हो. तो इस दौरान आप क्या उसको बताते हो? दैट इज एवरेज. एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस जो मैंने ट्रैवल किया अपॉन टोटल टाइम जो मेरे को लगा. That is average and this is instantaneous. Now moving on to the next parameter, that is basically velocity. Velocity is nothing but it is the rate at which the displacement is covered. So it can be written as displacement upon time. Again it will be of two types. First one will be average and second one will be instantaneous. Average velocity will be nothing but it will be average displacement upon time. Similarly instantaneous delta t में मेरी delta t will be tending to 0. इसका मतलब v average can be written as ds upon dt. It will be a vector quantity having SI unit meter per second. Now the most important is acceleration. For understanding acceleration and what it is defined for, उससे पहले बेटा अगर मैं एक चीज़ आपसे पूछूं कि अभी जस्ट मैंने पढ़ा था कि that is distance will be either greater than or equal to displacement. अगर मैं बोथ साइड टाइम से डिवाइड कर दूं तो इस इक्वेशन सेम टाइम से, तो इस इक्वेशन में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है. और अगर मैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब हेयर इट इज़ रिटन एज एवरेज स्पीड एंड हेयर इट इज़ रिटन एज एवरेज वेलोसिटी. इसका मतलब एवरेज स्पीड विल बी आइदर ग्रेटर और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी. नाउ मूविंग ऑन टू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को समझने के लिए सपोज दैट मैं आपको एक रस्सी से बांधकर मैं आपको एक सर्कल में घुमाना शुरू कर दूं, और इस तरीके से आपको मैं सर्कल में घुमा रहा हूं ताकि आपकी स्पीड इज कांस्टेंट. स्पीड इज सपोज दैट हर जगह आपकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है. 3 मीटर पर सेकंड से मैं आपको घुमा रहा हूं,
और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बेटा आपके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो आप बोलोगे यस सर। अगर मैं आपको रस्सी से बांधकर घुमा रहा हूं तो आप क्या बोलोगे कि यस द फोर्स इज एक्टिंग ऑन मी। और हम लोग सभी ने ये इक्वेशन सुन रखा है F इक्वल्स टू एम ए। अगर मेरे ऊपर फोर्स की वैल्यू लग रही है इसका मतलब फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड सो एक्सेलरेशन कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब अगर सपोज दैट मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला उठाता हूँ चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला उठाता हूँ तो मेरे ऊपर मेरी स्पीड में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब चेंज इन स्पीड तो कितनी होनी चाहिए, जीरो, और एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए, जीरो। तो अगर मैंने फॉर्मूला उठाया एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, तो मेरी एक्सेलरेशन आनी चाहिए थी जीरो, बिकॉज आई एम रोटेटिंग इन अ सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड। अब अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो मेरे ऊपर फोर्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, जीरो। तो मैंने ये फॉर्मूला देख करके आपको बोला कि नहीं नहीं बेटा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे ऊपर तो फोर्स लगना ही नहीं चाहिए था। तो तुमने बोला कि सर आप भी आओ और आपको ही मैं रस्सी में बांध कर घुमाता हूँ। तो जैसे ही तुमने मुझे घुमाना शुरू किया मैंने बोला हाँ बात तो सही है यार, फोर्स तो लग रहा है। इसका मतलब फोर्स जो एक्चुअल में लग रहा है इसको तो मैं झूठ ला नहीं सकता हूँ। इसका मतलब जो मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ इस फॉर्मूले में ही कहीं ना कहीं एरर है। तो मैं इस फॉर्मूले को सही करने के लिए फिर मैंने फॉर्मूला उठाया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मैं अगर सपोज करो मैं बात करूं कि थ्रू आउट द मोशन although your speed is constant, but since the direction of velocity, since the direction is changing, so you can say that velocity is changing. Although your speed is constant, but speed multiplied by its direction will give you velocity, and since the velocity is changing, your displacement, so velocity is changing, so the change in velocity will now not be equal to zero, and hence acceleration should not come out to zero, and hence force on you will not be equal to zero. तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला उठाता हूँ तो मैं अपने ऊपर लगने वाला फोर्स जस्टिफाई कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं ये वाला उठाता हूँ तो जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, नॉट द चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, ऑल्दो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कैन बी टेकन एज दैट। नाउ मूविंग ऑन, आप लोगों ने बहुत बार मॉड वाले क्वेश्चन को देख करके डर जाते होंगे कि मॉड वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, कि मॉड आ गया ये तो कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, उसको रीड करने का एक सिंपल तरीका होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिटन एज दिस एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज रिटन एज which statement is correct and which statement is wrong, both are correct, both are wrong। तो इसको समझने के लिए बेटा ऐसा होता है कि ये वाली जो मॉड होती है ना, इस मॉड को मैं बेसिकली बोल सकता हूं कि मैग्नीट्यूड बनाने वाला मशीन। मतलब बेसिकली कहने का कि इसमें मैं कैसी भी क्वांटिटी डालूंगा बाहर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही निकलेगी। तो क्यों ना इस मशीन का नाम ही रख दिया जाए मैग्नीट्यूड बनाने वाली मशीन। तो आओ इसको रीड करना स्टार्ट करें। जैसे मैं लेफ्ट टू राइट चलना शुरू करता हूं, जैसे मैंने लेफ्ट टू राइट चलना शुरू किया तो सबसे पहले मेरे को मैग्नीट्यूड वाले भाई साहब मिले, तो मैंने इनका नाम रखा मैग्नीट्यूड। फिर एक्सेलरेशन और इस भाई साहब के बीच में गैप है तो गैप में मैं रख दूंगा ऑफ। फिर एक्सेलरेशन मतलब ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज रिट नथिंग बट रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। नाउ मूविंग टू द राइट हैंड साइड, डेल्टा कैन बी रेड एज चेंज। फिर डेल्टा और इस भाई साहब के बीच में गैप है तो गैप की जगह आ जाएगा ऑफ। फिर मैग्नीट्यूड बनाने वाली मशीन एंड ऑफ वेलोसिटी। और बेसिकली अगर मैं चेंज इन टाइम की बात करूं तो बेटा टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, चेंज इन टाइम विल गिव यू अ टाइम, एंड इफ वी टेक इनिशियल टाइम एज जीरो देन नथिंग बट इन डिनोमिनेटर इट इज रिटन एज टाइम। नाउ if we look at this, what is magnitude of velocity? स्पीड। और अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन हमारी चेंज ऑफ स्पीड के लिए डिफाइन नहीं होती है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। फिर मैं ये स्टेटमेंट रीड करूंगा, ऑन द LHS साइड इट इज नथिंग बट इट इज रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ऑन RHS it is written as magnitude of change of velocity upon time, and if we look at this it is nothing but acceleration. On right hand side it is written as magnitude of acceleration, as well as on left side it is written as magnitude of acceleration. This means that the statement is correct. So basically we have understood about the 5 parameter, that is distance, displacement, speed,
velocity and acceleration. Now from this अंडरस्टैंडिंग, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके बेसिस पर मैं मोशन को क्लासिफाई करूंगा दो तरीके से. मोशन कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड अपॉन टू वेज. फर्स्ट वन विल बी बेसिकली बेस्ड ऑन टाइप ऑफ position change, and second one will be based upon the parameters. Now on the basis of type of position change, for example if we are observing a body that is undergoing motion, तो ऑब्जर्वर जहां पर खड़ा रहेगा मैं उसी को ट्रीट करूंगा एज अ ओरिजिन. अब अगर मेरे रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रही है, इसका मतलब मैं बुला सकता हूं कि उसकी पोजीशन चेंज कब करेगी, जब मैं उसकी इनिशियल पोजीशन को सिग्निफाई करूंगा फ्रॉम एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बाय 3 कोऑर्डिनेट. अगर सपोज दैट इफ एन ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग एट द ओरिजिन, अब अगर ओरिजिन से मेरे को इस पॉइंट पर पहुंचना है x, y, z, तो पहुंचने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले अलोंग द x एक्सिस x चला, फिर अलोंग द y चला, फिर अलोंग द z चला. मतलब x, y, z इज लोकेटेड समवेयर हियर. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इफ आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस दैट इज x, y एंड z, सिर्फ x की वैल्यू को बढ़ाओ तो क्या पार्टिकल इधर जाएगी, सिर्फ x की वैल्यू को घटाओ तो क्या पार्टिकल इधर आएगी. इसका मतलब अगर सिर्फ x एक्सिस को मैं चेंज कर रहा हूं, इसका मतलब पार्टिकल इज अंडर गोइंग लीनियर मोशन. सिमिलरली सिर्फ y को बढ़ाओ ऊपर, y को घटाओ नीचे, z को बढ़ाओ अंदर, z को घटाओ अंदर, z को बढ़ाओ बाहर. इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर मेरे को किसी भी बॉडी का पोजीशन चेंज कराना है, दैट इज मोशन कराना है, तो उस मोशन कराने के बेसिकली 3 तरीके होंगे. पहला तरीका आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस किसी एक को बदल दो एक बार में. दूसरा तरीका किन्हीं 2 को बदल दो एक साथ. तीसरा तरीका तीनों के तीनों को साइमल्टेनियसली बदल दो. तो उसी तरीके से बेस्ड अपॉन टाइप ऑफ पोजीशन चेंज 3 टाइप की होती है. 1D लीनियर की होता है, अभी जस्ट देखा, x अलोंग द x, अलोंग द y एंड अलोंग द z. और अगर 2D के अलोंग होगा तो उसको बोला जाएगा प्लेनर, दैट इज आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस एनी 2 विल बी चेंजिंग एट अ टाइम. And 3D, that is all 3 will be changing at a time, but in our syllabus we will be studying about the 1D and 2D motion. Now very important, that is based upon parameter, that is uniform motion and non-uniform motion. To understand uniform motion and non-uniform motion, let us all start from the word uniform. What do you mean by uniform? Uniform word जैसे ही मैं सुनता हूँ मेरे दिमाग में सबसे पहले स्कूल में चलने वाला यूनिफॉर्म मेरे दिमाग में आता है. अब स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म क्यों चलता है? स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म इसलिए चलता है ताकि स्कूल में प्रेजेंट हर बच्चे बेसिकली सेम दिखे. इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूँ तो यहाँ पर मोशन के साथ यूनिफॉर्म लगा हुआ है, इसका मतलब इस मोशन ने यूनिफॉर्म पहन रखा है, हाँ या ना. और नंबर ऑफ यूनिफॉर्म कितने? 1. तो अगर मेरे पास यूनिफॉर्म 1 है और मेरे को पहनाना है मोशन को, तो मैं कैसे पहनाऊंगा? अब ये इस बात पे चलते हैं. मैंने एक यूनिफॉर्म उठाया और मोशन के घर पहुंचे. मोशन के घर जैसे ही पहुंचे तो मोशन के बेसिकली 5 बच्चे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. अब पांचों को एक ही यूनिफॉर्म पहनाना तो पॉसिबल है नहीं, तो मैंने लगाया दिमाग. सबसे पहले मैंने बुलाया डिस्टेंस को, बोला बेटा तू क्या है बता. इसने बोला कि भैया मैं हूँ स्केलर क्वांटिटी, मतलब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है. मैम बोला रख जा थोड़ा. फिर मैंने बुलाया डिस्प्लेसमेंट को, इसने बोला कि भैया मैं वेक्टर क्वांटिटी हूँ, मेरे पास मैग्नीट्यूड भी है और मेरे पास डायरेक्शन में भी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बेसिकली डिस्टेंस ही देगा. तो इस दोनों में से ज़्यादा काम की चीज़ मेरे पास निकल गई डिस्प्लेसमेंट. मैंने इसको रोक लिया और डिस्टेंस को बोला तो निकल. फिर मैंने बुलाया स्पीड को और स्पीड को एक झापड़ लगाया, बोला तू क्या है. इसने बोला कि मैं हूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो मैंने बोला डिस्टेंस वाली चीज़ ऑलरेडी मेरे पास इंक्लूड हो चुकी है, तो एक काम कर तू अपना टाइम छोड़ और आगे निकल. तो बोला ठीक है नहीं भैया मैं साइड में ही वेट करता हूँ. फिर मैंने बुलाया वेलोसिटी को. वेलोसिटी ने बोला भैया मैं हूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
प्लस अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट को अलग जगह से उठाओ, टाइम को अलग जगह से उठाओ, उससे अच्छा वेलोसिटी को ही अगर मैं उठा लेता हूं तो ऊपर वाली तीनों पैरामीटर ऑटोमेटिकली मेरी यूनिफॉर्म पहन लेगी। तो इस तीनों को मैंने भेज दिया और मैंने सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी को रोक लिया और बोला कि अगर मैं वेलोसिटी को यूनिफॉर्म पहना दूं तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाले तीनों पैरामीटर यूनिफॉर्म पहन लेंगे। इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म। बात आई समझ यहां पर कि अगर मेरे को फर्स्ट हैंड आंसर चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म। वेलोसिटी यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। अब अगर सपोज करो कोई कम पढ़ा लिखा आदमी मेरे पास आया और उसको मैंने बोला कि इफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, इसका मतलब मोशन यूनिफॉर्म। उसने बोला भैया मेरे को नहीं समझ आया, मेरे को और डिटेल में बताओ। तो मैंने बोला ठीक है, तुम ही मेरे को आंसर करोगे। सबसे पहले मेरे को ये चीज़ बताओ कि ये वेलोसिटी हमारी स्केलर होती है या वेक्टर। तो उसने बोला भैया वेलोसिटी तो हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर वेक्टर होती है तो इसके पास क्या क्या चीज़ें होंगी। तो उसने बोला भैया मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैंने बोला कि अगर वेलोसिटी ने यूनिफॉर्म पहन रखा है, इसका मतलब उसके अंदर जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है दोनों ने यूनिफॉर्म पहन रखा है। उसने बोला यस। तो इसका मतलब मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर डायरेक्शन ने भी यूनिफॉर्म पहन रखा है मतलब डायरेक्शन कैन नॉट चेंज, एंड इफ द मोशन इज happening without any change in direction, then we can conclude that motion is along a straight line. एक बात तो यहां से निकल गई। दूसरी चीज, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो बेसिकली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्पीड ही तो होगा। इसका मतलब स्पीड ने यूनिफॉर्म पहन रखा है। इसका मतलब सेकंड डेफिनेशन जो निकल कर आएगा दैट इज इफ मोशन is happening with constant speed and along a straight line। दो डेफिनेशन निकल कर आ गई। पहला डेफिनेशन इफ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म मोशन इज यूनिफॉर्म। सेकंड डेफिनेशन इफ द मोशन is happening with constant speed and it is along a straight line then it will be said to be a uniform motion। अब उसने बोला भैया मेरे को ये भी नहीं समझ आया, मेरे को और डिटेल में बताओ। तो मैंने बोला ठीक है, स्ट्रेट लाइन तक तो तुमको बात समझ आ गई है, अब चलो स्पीड। अगर स्पीड हमारी कांस्टेंट है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम ने भी यूनिफॉर्म पहन रखा है। इसका मतलब रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कैन नॉट चेंज। मतलब डिस्टेंस इंडिविजुअली चेंज कर सकती है, टाइम इंडिविजुअली चेंज कर सकती है, लेकिन दोनों का इंडिविजुअल चेंज पर डिपेंड नहीं करेगा। दोनों का रेशियो जब तक कांस्टेंट है तब तक मैं बोल सकता हूं कि हमारी वेलोसिटी, हमारी मोशन कैसी होगी, यूनिफॉर्म। अगर मेरे को दोनों का रेशियो अगर कांस्टेंट रखना है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इफ बॉडी शुड कवर इक्वल डिस्टेंस इन ईच इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो तीसरा डेफिनेशन ये निकल कर आया, इफ अ बॉडी इज अंडरगोइंग मोशन बाय कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस in each equal interval of time along a straight line, the motion will be said to be uniform। अब अगर यूनिफॉर्म पता चल गया मेरे को तो बेसिकली मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन को सिंपली पहला ये बोल सकता हूं कि इफ अ मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म देन इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म। इसका मतलब इसके अंदर सबसे पहला तो वेलोसिटी कैसी निकल कर आएगी, नॉन यूनिफॉर्म। अब वेलोसिटी को मैं नॉन यूनिफॉर्म कितने तरीके से करा सकता हूं, देखना। वेलोसिटी हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। इसका मतलब इसके बाद दो चीज़ें होंगी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। पहला तरीका ये होगा कि मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखो, डायरेक्शन को चेंज कर दो। दूसरा तरीका मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो, डायरेक्शन कांस्टेंट रखो। तीसरा तरीका दोनों के दोनों को बदल दो। बेसिकली तीन तरीके। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि फर्स्ट डेफिनेशन इज दैट इफ अ मोशन इज हैपनिंग with changing velocity it will be non-uniform। Second, if a body is undergoing motion with constant speed but direction is changing। Third, if a body is undergoing motion in a straight line but its speed is changing।
तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन, if a body covers unequal distances in each equal interval of time along a straight line or in a random path, it will be said to be as non-uniform motion. तो अगर आपको ये बात समझ आ गई होगी, तो अगर मैं आपसे नेक्स्ट पूछूं कि what do you mean by uniform acceleration, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर मेरे को समझना है तो तरीका वही रहेगा, यूनिफॉर्म उठाओ, एक्सेलरेशन के घर चलो। तो अगर मैंने एक्सेलरेशन को पकड़ा तो एक्सेलरेशन हमारी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, मतलब अगेन इसके बाद दो चीज़ें होंगी, एक होगा मैग्नीट्यूड, दूसरा होगा डायरेक्शन। अगर मेरी एक्सेलरेशन ने यूनिफॉर्म पहन रखा है मतलब मैग्नीट्यूड ने भी यूनिफॉर्म पहन रखा है, डायरेक्शन ने भी यूनिफॉर्म पहन रखा है, डायरेक्शन ने यूनिफॉर्म पहन रखा है मतलब मोशन विल बी अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। और अगर मैग्नीट्यूड ने यूनिफॉर्म पहन रखा है तो मैग्नीट्यूड ने किसका, एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी बदलने की रफ्तार क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसका कहने का मतलब कि सपोज दैट हमारी टाइम 0 से लेकर के 5 सेकेंड हुई और अभी मेरी वेलोसिटी थी सपोज करो 2 मीटर पर सेकेंड, तो अगर 0 से 5 में चेंज होकर के 7 मीटर पर सेकेंड हुई है, मतलब चेंज कितने का, 5 का, तो नेक्स्ट 5 सेकेंड में भी इंटरवल कितने का चेंज होना चाहिए, 5 का ही, और यहाँ पर कितने होगा, 12 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग बाय इक्वल अमाउंट इन ईच इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट कैन बी टर्म्ड एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ तक होपफुली आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई है तो फिर इसके आगे हम लोग स्टडी करेंगे, दैट इज़ अबाउट द इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमारे पास बेसिकली 3 होते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे बेसिकली ग्राफ, 3 टाइप ऑफ ग्राफ अपने को स्टडी करनी है, XT, VT एंड AT। ग्राफ वाले क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, नहीं करना है, वो अपन करेंगे। थैंक यू।